अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेली राजपूता की मलका, जिसे निम्रा अहमद ने तहरीर किया है। अब इसका अगला हिस्सा पढ़ते हैं। लेकिन नॉवेल शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम सुनने वालों से कहूँगी कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि उन्हें अब अगला नॉवेल कौन सा सुनना है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने से पढ़ने वाले की हौसला अफजाई होती है। अब आगे। कॉर्लिस पानी में उतरा था। उसने अपनी पतलून ऊपर भी मोड़ रखी थी और बदर ने देखा था कि उसके सफ़ेद पैरों के ऊपर कोई निशान न था। उसका दिमाग भग से उड़ गया था। फिर वो कौन था? कॉर्लिस अब पानी में उतर रहा था। बदर को एकदम ही वो बेहद मासूम नजर आने लगा। वो तो बेकसूर ही था, भूत तो कोई और था और यकीनन अब तक गांव से भाग चुका था। अब वो माया को क्या बताएगा? इसने तो भूत पकड़ने का दावा कर दिया था। शदीद शर्मिंदगी, ज़िक्र और मायूसी ने उसे आन घेरा। वो फिर से वहीं खड़ा था जहां पहले दिन था। कोई सुराख, कोई निशान उसके हाथ न था। बहुत मुश्किल से कॉर्लिस से जान छुड़ाकर वो राजपूतों की हवेली आया था। हवेली खामोश थी और वीरान पड़ी थी। इसके मकीन अंधी दुश्मनियों और साजिशों की नज़र हो चुके थे। इस लम्हे इसे आलीशान हवेली के सामने खड़े इसे ठाकुर रघुनाथ पे बेपनाह तरस आया था। कितनी ही देर वो बड़े घाट के सामने खड़ा रहा। ये देली जिसने कभी पार न की थी, फिर आज कैसे करता? और तब इसे बालकनी में वो सोगवार सी बैठी सुनहरी बालों वाली लड़की नजर आई। वो बालकनी में कुर्सी डाले गोद में उनके गोले लिए सलाइयों पे कुछ बुन रही थी। एक बार की निगाह उठाकर नीचे देखा तो चेहरा खुशी से खिल उठा। जोर जोर से वो किसी को आवाज देने लगी और फिर मुस्कुराकर बदर को देखा। वो जवाबन मुस्कुरा भी न सका। इसे अजीब सी खिफत हो रही थी। वो माया को क्या जवाब देगा? रूपवती भागती हुई है और फाटक खोला। मेम साहब आपको ऊपर बुलाती हैं और इससे इनकार ना हो सका। वो किसी मामूल की तरह चलता हुआ रूपा के पीछे अंदर आ गया। हवेली वीरान हो गई थी। फिजा सोगवार और दरो दीवार मातम कुना थे। कभी ये महाराजा बलदेव सिंह का महल होती थी, अब बस एक हवेली रह गई थी। मगर महाराजा की अजमत और शान शौकत आज भी उसके मीनारों के कंगरों से टपक रही थी। वो सीढ़ियां अबूर करके माया के कमरे तक आया तो रूपा वापस पलट गई। धीरे धीरे चलते कमरा अबूर करके वो बालकनी तक आया। सिलाइयां अभी तक माया के हाथ में थी और वो इसके इस्तकबाल के लिए उठकर खड़ी हुई तो उनका गोला जमीन पे गिर गया। आओ बैठो। वो यकीनन इसके आने से खुश थी। बदर बामुश्किल मुस्कुरा पाया, फिर वहीं मुडेर से टेक लगाकर खड़ा हो गया। कैसे हो? वापस कुर्सी पर बैठ गई। उनका गोला झुककर जमीन से उठाकर गोद में रखा। सलाइयां भी छोड़ दी थी। ठीक हूँ, इसने सर झुका लिया। वो इसे क्या जवाब देगा? तुमने भूत का सुराख लगा लिया? वो बेसब्री से पूछने लगी। मैंने पीछा तो किया, मगर वो सर झटककर मुंडेर के उस पार देखने लगा। दूर खेतों के ऊपर सूरज की सुर्ख सी गेंद नीले आसमान पे वाज़ेह थी। चिड़ियों के गोल उड़कर अपने आशियानों को वापस पलट रहे थे। उड़ती चिड़ियों को देखे गया। मगर क्या? तुमने किसका पीछा किया? शेखर का? हाँ, मगर मैं जॉन कॉर्लिस से भी मिला। वो अब भी दूर होती चिड़ियों को देख रहा था। तो क्या वो भूत कॉर्लिस है? वो बेसब्री से खड़ी हुई तो उनका गोला जमीन पे लुढ़कता चला गया। धागा खुलता गया। माया ने झुठलाकर उसे पकड़ना चाहा, मगर गोला दूर जा रहा था। ठहरो। वो गोले के पीछे गई जो बालकनी के कोने पे जाके रुका और झुककर उसे उठाया। बदर गर्दन मोड़कर उसे देखने लगा। हाँ, तुम क्या कह रहे थे? वो गोला उठाकर वापस आ रही थी और बदर भूल गया कि वो क्या कह रहा था। वो क्या कहने आया था। वो सारा दिन क्या करता रहा था। इसे सब कुछ भूल गया था। वो बस यकटिक सामने का मंजर देखे गया। माया ऊन का गोला उठाए उसके करीब आ रही थी। बदर ने देखा वो लंगड़ा कर चल रही थी। दाया पाँव पे जोर देती, बाया पाँव
कदरे टेढ़ा रखकर चलती। वो वापस कुर्सी पे बैठी, गोला फिर से गोद में धरा और टांग पे टांग रख ली तो नाइटी कदरे ऊपर हो गई। इसकी बाएं पिंडली झलकी जहां टखने से जरा ऊपर पट्टी बंधी थी। वो जैसे पत्थर का होकर रह गया। हाँ, तुम क्या कह रहे थे? कौन है वो भूत? वो इसी तरह आम से अंदाज में पूछ रही थी और सारी गुत्थियां सुलझ गई थी। बदर, इसने पुकारा तो वो जैसे ख्वाब से जागा। वो भूत तुम हो माया, वो चोगा पोश तुम हो जो रोज रात को जाती थी पुराने कब्रिस्तान। वो चोगा तुम्हारा है। तुम थी जिसने मंगल सिंह को मरते देखा था। इसे अगर जिंदगी मौका देती तो वो मुझे बता देता कि वो भूत दरअसल शेखर की मेम साहब है, मगर वो कह न सका। वो तुम थी माया, वो हमेशा से तुम ही थी। तुमने कल रात शेरू को मारा और ये भी जानती हो कि शेखर को किसने मारा है। तुम जानती थी कि वो भूत ना गोपाल है और ना ही जोगी, मगर तुमने मुझे गलत रास्ते पे लगाया ताकि मैं तुम पे शक न कर सकूं। और इस रात जब गोपाल का खून हुआ तो वो तुम थी माया जिसने नादिर शाह का जुर्म देखा था। वो तुम थी माया। इसका दिमाग अभी तक साए साए कर रहा था। इतना बड़ा धोखा। वो खामोशी से इसका कहा गया एक एक लफ्ज सुनती रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, तो तुम्हें जॉन कॉलेस ने सब कुछ बता दिया? तो कॉलेस सब जानता था, मगर वो इस सोचकर हैरान नहीं हुआ। आपको इस चीज़ों से मजीद हैरान नहीं कर सकती थी। जॉन कॉलेस तुम्हारा क्या लगता है? वो बोला तो उसकी आवाज़ में अजीब सी शिकस्तगी और अजनबियत थी। माए ने होले से इस्तेज़ाइया सर झटका। वो खबीज भुट्टा मेरा बाप है। और वो उसे देख के हैरान रह गया। सामने खड़ी औरत कौन थी वो नहीं जानता था, वो तो कभी जान ही ना सका था। तुम कौन हो माया? तुम कौन हो? वो इसी तरह सामने खेतों को देख रही थी। नारंगी बादलों के सामने से इक्का दुक्का परिंदे उड़ रहे। तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? बदल वो बहुत देर बाद बोली तो आवाज में सदियों की थकन थी। यही कि तुम्हारा नाम माया फर्नांडिस है। तुम फिरंगी शहजादी हो और तुम शेखर की मोहब्बत में हिंदुस्तान आई। माया ने आहिस्ता से चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। ना मैं शहजादी हूँ, ना ही मैं शेखर की मोहब्बत में हिंदुस्तान आई थी, और न मेरा नाम माया फर्नांडिस है। इसकी सुनहरी आंखों में बेपनाह थकावट थी। मैं तो लंदन के थिएटर की एक अदाकारा हूँ बदर। मैं तो बकिंगम का शाही महल आज तक अंदर से नहीं देख सकी। वो फिर से सामने देखने लगी। मैं मैरियन जॉन कार्लस उर्फ मायावती कौन हूँ? हिंदुस्तान क्यों आई हूँ? यही तुमसे छुपाने के लिए मैंने तुम्हें हर मुमकिन तरीके से गलत रास्ते पे लगाया। इसलिए नहीं कि मुझे तुमसे खतरा था। यकीन करो तुम मेरा कुछ ना बिगाड़ सकती थी। वो यासियत से मुस्कुराई। बदर को लगा इसकी आंखें भीगने लगी थी, बल्कि सिर्फ इसलिए कि मैं जानती थी जिस दिन तुम जान जाओगे मैं तुम्हारा एतबार खो दूंगी। फिर भले तुम्हें अपनी मोहब्बत का कितना यकीन दिलाऊं, तुम कभी नहीं मानोगे कि इतने अरसे से तुम्हारे साथ अदाकारी करने वाली लड़की को वाकई तुमसे मोहब्बत है। इसने इस्तरारी अंदाज में बालों में उंगलियां चलाई। मोतियों की लड़ी से हाथ टकराया तो इसने चौंक कर उसे उंगलियों के बीच थामा और कर्ब से मुस्कुराई। मैंने बहुत छोटी उम्र में चाकू दिखाकर लंदन की एक सुनसान गली में एक अमीर कबीर औरत से ये मोतियों की माला लूटी थी। बाद में माला तोड़कर इसे बालों में पिरो दिया। चोरियां, हाँ बहुत चोरियां की हैं मैंने। वो फिर से वही छुट्टी बिखरी आम से सादा सी लड़की लगने लगी थी जो इस रोज जंगल में दरख्त के कटे तने पर बैठकर रो रही थी। शहजादियों का नकाब जो उसने चढ़ा रखा था जाने किधर खो गया था। तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगे? वो जैसे खुद पे हंसी, भीगी सी हंसी। आंखों से आंसू टूट कर चेहरे पे फिसलता गया। वो चुपचाप उसे देखे गया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, मगर एक बात तय थी, इसे अब इसके किसी आंसू का एतबार नहीं रहा था। उसकी खामोशी पे वो खुद से कहने लगी, मेरा नाम मैरियन जॉन कॉलेस उर्फ मायावती है। मैरियन के नाम से मेरा बपतिस्मा हुआ था। ये नाम मुझे मेरे बाप जॉन कॉलेस ने दिया था और मायावती मेरी हिंदुस्तानी माँ ने। हिंदुस्तान में फरंगियों की हिंदुस्तानी औरतों से औलादों के दो नाम होते हैं। मेरी माँ कॉलेस की बीवी नहीं थी, वो सिर्फ इसकी बीबी थी। कॉलेस मेरा बाप नहीं है। ये कॉलेस को बहुत देर से इल्म हुआ। मेरी माँ अपने हुकूक के लिए सारी उम्र कॉलेस की मिन्नत करती रही कि वो इससे शादी कर ले अंग्रेज सरकार की अदालत में, मगर कॉलेस ने ऐसा ना किया। फिर जब इसकी पोस्टिंग वापस बरतानिया हुई तो वो मुझे साथ ले गया। मेरी माँ पीछे रोती रही, बिलकती रही, फिर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गई। इसी जगह का सरतान था।
اس نے پیچھے سے کارلس کو بتیرے خط لکھ کے مگر وہ واپس نہ آیا، نہ اس نے مجھے میری ماں کے حوالے کیا۔ حالانکہ فرنگیوں کے حرم میں داخل ہونے والی ہر بیوی کی طرح میری ماں بھی جانتی تھی کہ اس کی اولاد کبھی اس کی نہیں رہے گی، مگر اس وقت دولت کی ہوس میں وہ اتنی اندھی تھی کہ اس نے یہ نظر انداز کر دیا۔ جب کارلس واپس نہ آیا تو اس نے اسے ایک آخری خط لکھا جس میں بہت سی گالیوں کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ میں کارلس کی اولاد نہیں بلکہ اس کے ایک فرنگی دوست کی اولاد ہوں جو اکثر ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ اس خط کے پہنچنے کے تیسرے روز میری ماں مر گئی، تب میں 9 برس کی تھی۔ جب کارلس کو علم ہوا اس نے مجھے ایک بوجھ کی طرح پالا۔ وہ مجھے دن رات میری ماں کے تانے دیتا تھا، مگر کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ میری ماں نے آخری وقت یہ جھوٹ اس لیے بولا تھا کہ وہ تنگ آ کر مجھے ہندوستان واپس اس کو دیا ہے، مگر پھر جب وہ میرے نین نقش دیکھتا تو اسے لگتا کہ میں اس کی بیٹی نہیں ہوں، اس لیے میں بوجھ تھی اس پہ، میں بہت بڑا بوجھ تھی۔ وہ مجھے بورڈنگ میں داخل کرا کے دوبارہ ہندوستان چلا گیا۔ سال میں ایک آدھ بار جانے کس جذبے کے تحت ملنے آتا تھا میں کبھی جان نہ سکی۔ میں یتیموں کی طرح بڑی ہوتی گئی، نہ میں پڑھائی میں اچھی تھی نہ کھیل کود میں، میری شکل بھی معمولی سی ذرا اچھی تھی، میں غریب لڑکی تھی، یہاں تک کہ وہ دن آن پہنچا جب میری سر ایڈمنڈ سے ملاقات پہلی بار ہوئی۔ وہ اتنا کہہ کر چپ ہو گئی۔ نارنجی بادل شام کی گہری نیلاہٹ میں بکھرتے جا رہے تھے، اس کے لبوں پہ مغموم سی مسکراہٹ تھی۔ وہ یہاں نہیں تھی، وہ کہیں دور، بہت پیچھے تھی، کھوئی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک منظر جھلملا رہا تھا، اسکول کی ایک راہداری میں سے گزرتا وہ کوٹ اور ہیٹ میں ملبوس ادھیڑ عمر شخص جو ساتھی ٹیچر سے مصروف انداز میں بات کرتا ایک دم راہداری کے سرے پہ ٹھٹک کے رک گیا تھا۔ سر ایڈمنڈ تھیٹر کے بہت بڑے اداکار و ہدایت کار تھے۔ ان کی میرے اسکول کی ایک استاد سے دوستی تھی، اس سے کسی کام کے سلسلے میں وہ اسکول آئے تو راہداری میں سے گزرتے انہوں نے میری آواز سنی۔ میں دوسری طرف سیڑھی پہ بیٹھی اپنے خرگوش سے باتیں کر رہی تھی، کبھی بلی کی آواز نکالتی، کبھی شیر کی، کبھی ہاتھی تو کبھی طوطے کی، کبھی مامی بن کر ڈانٹتی، کبھی ڈیڈی بن کر بہلاتی تو کبھی سٹھیائی ہوئی بوڑھی لینڈ لیڈی بن کر کرایہ مانگتی۔ میں خرگوش سے عادتاً کھیل رہی تھی، وہ بھلا کہاں سمجھتا تھا، مگر سر ایڈمنڈ نے سمجھ لیا۔ وہ لپک میرے پاس آیا، مجھے پوچھنے لگی کہ میں نے یہ فن کہاں سے سیکھا ہے۔ میں ڈر گئی، میں نے کہا میں نہیں جانتی۔ انہوں نے مجھ سے میرے ماں باپ کے متعلق سوالات کیے تو میں نے بہت مہارت سے پے در پہ جھوٹ بولے۔ وہ سن کر سمجھ کر چلے گئے، بعد میں میرے کاغذات نکلوائے تو تمام معلومات اس کے برعکس نکلی۔ وہ واپس میرے پاس آیا غصہ کرنے نہیں بلکہ یہ بتانے کہ میں ایک دن تھیٹر فلم کی بہت بڑی اداکارہ بنوں گی، اور یقین مانو میں نے ان کا اعتبار نہیں کیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر مجھے تھیٹر میں کبھی چانس چاہیے ہو تو ان کے پاس آ جاؤں۔ میں نے ان کا پتہ لے لیا۔ اس وقت میں 14 برس کی تھی۔ مجھے معلوم تھا میں ان کے پاس کبھی نہیں جاؤں گی۔ وہ رک کر ہولے سے ہنسی، پھیکی ہنسی، ماتم کناسی ہنسی۔ سورج اب ڈوب رہا تھا، سرخی مائل روشنی میں بدر دیکھ سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے ابھی تک بھیگے تھے اور پورے 2 برس بعد میں ان کے تھیٹر کے باہر کھڑی تھی۔ مجھے اسکول سے خارج کر دیا گیا تھا، میرے پاس کھانے کو پھوٹی کوڑی نہ تھی۔ تب میں نے پہلی دفعہ چوری کی اور یہ موتی چرائے۔ پھر بھی کچھ ہاتھ نہ آیا تو میں نے سر ایڈمنڈ کے تھیٹر جانا مناسب سمجھا۔ تھیٹر چلی گئی، وہاں کسی نے مجھے داخل ہونے نہ دیا۔ معلوم ہوا کہ سر ایڈمنڈ کو تو مرے 1.5 سال ہو چلا تھا۔ میں نے کئی مہینے تھیٹروں اور اسٹوڈیو کے چکر لگائے مگر وہاں کوئی مجھے اندر داخل تک نہ ہونے دیتا تھا۔ کارلس کبھی واپس آیا ہی نہیں۔ میں چھوٹی موٹی چوریوں پہ گزارا کرتی رہی۔ پھر ایک روز مجھے ایڈگر ملا، لوئی ایڈگر۔ وہ فرانسیسی ماں کا بیٹا تھا، تھیٹر کا بہت بڑا نام۔ میں روز اس کو دیکھتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے اس کے گھر تک اس کا پیچھا کیا اور رات دیر تک انتظار کرتی رہی۔ پھر جب چوکیدار ادھر ادھر ہوا تو میں دیوار پھاند کر اندر چلی گئی اور سوتے ہوئے لوئی کی گردن پہ چاقو رکھ کر اسے اٹھایا۔ وہ بہت بڑا اداکار تھا، بالکل نہ گھبرایا، پرسکون سا مجھے دیکھنے لگا۔ اس نے مجھ سے پوچھا مجھے کیا چاہیے۔ میں نے کہا وہ مجھے اپنے ساتھ ڈرامے میں رول دلوائے۔ لوئی نے ہمیں مر لی اور ایک رکا مجھے دیا، اسے لے کر کل اسٹوڈیو آ جاؤ۔ میں خوشی خوشی چلی گئی اور اگلے روز اسٹوڈیو آ گئی، مگر رکے کے باوجود جب 2 دن تک کسی نے مجھے داخل نہ ہونے دیا تو مجھے احساس ہوا کہ لوئی نے مجھے محض بہلاوا دے کر جان چھڑائی تھی۔ اگلی رات میں پھر اس کے گھر چلی گئی۔ اس دفعہ میں نے اسے نہ جگایا بلکہ اس کے قیمتی ہیرے کی گھڑی جو میں نے پہلے بھی اس کے گھر دیکھی تھی اٹھا لی اور اس کی جگہ وہی رکا رکھ دیا۔ وہ گھڑی لوئی کو اس کے محبوبہ نے دی تھی۔ وہ اس کا دیوانہ تھا، وہ پاگلوں کی طرح مجھے ڈھونڈتا رہا۔ اسے وہ گھڑی واپس چاہیے تھی۔ میں نے پولیس کو نہ بتایا کہ وہ جانتا تھا میں اداکارہ کی دیوانی اس کی گھڑی تباہ کر دوں گی۔
ہفتے بھر بعد میں تھیٹر گئی اور گھڑی لوئی کو لوٹا دی۔ اس روز یہ اپنا پہلا کردار مجھے مل گیا۔ بادل سیاہ پڑ گئے تھے، نیلے آسمان پہ تارے جگمگانے لگے تھے، شام بس ڈھلنے کو تھی۔ میں چند برسوں میں لندن کی اچھی چکی کامیاب اداکاراؤں میں سے ایک ہو گئی۔ میں نے بہت سے کردار کیے، ایتھنز کی جادوگرنی کا کردار، پاگل عورت کا کردار، میں نے کون سا کردار نہیں کیا، ہر کردار میں خود کو ڈالا۔ یہاں تک کہ 3 برس پہلے جب میں نے ایک اطالوی شہزادی کا کردار کیا تو ناٹک دیکھنے والوں میں کھڑے ہو کر تالیاں بجانے والا جان کارلس بھی تھا۔ اس نے مجھے پہچان لیا، تب تو خیر اسے برسوں سے پہچانتی تھی، وہ کھیل کے بعد مجھ سے ملا، مگر میں نے اس سے رکھائی برتی۔ وہ مایوس سا چلا گیا، جانے وہ کس رشتے کے تحت آیا تھا، پھر وہ اکثر چلا آتا، میں اس کے ساتھ بے رخی برتتی، مگر وہ برا نہ مانتا۔ اس نے مجھے اپنا پتہ دے رکھا تھا، مگر میں کبھی اس سے ملنے نہیں گئی۔ مجھے جان کارلس سے ذرا بھی دلچسپی نہ تھی۔ وہ یاد کر کے بول رہی تھی، بہت سی الجھی یادوں کے سرے ایک دوسرے میں پھنسے تھے، وہ جیسے ٹھہر ٹھہر کر انہیں سلجھا رہی تھی۔ میں جب کردار کرتے کرتے تھک گئی تو سوچتی تھی کہ کبھی تو ایک دن ایسا آئے گا جب میں کوئی ایسا کردار ادا کروں گی جو صدیوں تک امر ہو جائے گا، اور وہ کردار اسٹیج پر نہیں، عام انسانوں کے بیچ پرفارم ہوگا۔ اس کے داد دینے والے، اس کو سراہنے والے، اس کے لیے تالیاں بجانے والے ارد گرد کے لوگ ہوں گے۔ میں برسوں اس کردار کی تلاش میں رہی، پھر ایک شام کارلس نے مجھے وہ کردار دکھائی دیا۔ تب میری سمجھ میں آیا وہ کیوں میرے پاس پلٹ پلٹ کر آتا تھا۔ اسے تلاش تھی ایک ایسی چیز کی جس کے بارے میں جاننے والی ہندوستانی نسلیں کب کی مر کھپ گئی تھی، مگر وہ برسوں ہندوستان میں رہا تھا، اسے یہاں کے بہت سے غیر سرکاری رازوں کا پتا تھا۔ جانے کہاں سے اس کے ہاتھ ایک خط کا آدھا ٹکڑا لگا تھا جس میں وہ مہاملکا کا ذکر تھا۔ مجھے چاند زیادہ خوبصورت ہے اس کا ذکر تھا، مگر وہ خط کس نے کس کو لکھا تھا وہ جانتا نہ تھا، اور سراغ رسانی اس کی طبیعت میں نہ تھی۔ اس خط میں مہاراجا بلدیو سنگھ کا ذکر تھا، جس نے مہاملکا کو گاؤں کے پرانے قبرستان میں ایک لکڑی کی چھوٹی سی نان میں کوئلوں کے بیچ رکھ کر دفن کر دیا تھا۔ مہاراجا بلدیو سنگھ کون تھا، نہ وہ جانتا تھا نہ میں، اور میں تو تب یہ بھی نہ جانتی تھی کہ یہ مہاملکا کیا ہے۔ میں تو جھٹ کارلس کو انکار کر چکی تھی۔ ہندوستان جا کر ان فضول قصے کہانیوں کے پیچھے خوار نہیں ہو سکتی۔ وہ چاہتا تھا میں اس کی مدد کروں، مگر میں نے توجہ نہ دی، یہاں تک کہ کئی مہینے گزر گئے، جب میرے کیریئر پہ برا وقت آنے لگا، پیسے کی تنگی ہوئی اور کرداروں کی کمی، تو میں نے کارلس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی، اس شرط پہ کہ مہاملکا میں آدھا حصہ میرا ہوگا۔ 2 برس میں نے برٹش لائبریری اور بعد میں ہندوستان آ کر یہاں کی لائبریریوں اور کاغذات کو کھنگالنے میں گزارے۔ شاید 2 برس سے بھی زیادہ گزر گئے۔ میں کھوجتی رہی، سر کپاتی رہی، پھر مجھے علم ہوا کہ مہاراجا بلدیو سنگھ کو مرے عرصہ بیت چکا ہے۔ وہ 18ویں صدی کے وسط میں دشمنوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اس کا تعلق بیلی راجپوتا نامی گاؤں سے تھا، جو اب ایک مختلف سرکاری نام سے موجود ہے۔ میں نے اور کارلس نے مہاراجا بلدیو سنگھ کے جانشینوں کو کھوجنے میں عرصہ گزارا، یہاں تک کہ ہمیں شیکھر مل گیا۔ ٹھاکر شیکھر راج بھی بیلی کے دوسرے لوگوں کی طرح مہاملکا کے وجود سے لا علم تھا۔ وہ اسے ایک فرضی داستان گردانتا تھا۔ وہ فرضی داستان ہی مایا ہے، بدر کہہ اٹھا۔ مہاملکا ایک myth ہے، ایک فرضی لیجنڈ، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ مہاراجا بلدیو سنگھ کی پگڑی میں جو ہیرا جڑا تھا وہ ایک عام سا ہیرا تھا، اس میں کوئی خاص بات نہ تھی۔ بعد میں لوگوں نے اسے مہاملکا کا نام دے کر اس سے کہانیاں منسوخ کر ڈالیں۔ وہ کرب سے مسکرائی، کاش کہ ایسا ہوتا۔ پھر اندر کمرے میں چلی آئی، دیوار پہ وہ قدادم تصویر آویزہ تھی۔ وہ بوڑھا مہاراجا بہت تمکنت سے سامنے دیکھ رہا تھا، اس کی پگڑی میں بڑا سا ہیرا جڑا تھا جس سے شعاعیں سی پھوٹ رہی تھی۔ نیچے کونے میں لکھا تھا، شبیہ حقیقی مہاراجا بلدیو سنگھ۔ کاش ایسا ہوتا جیسے تم کہہ رہے ہو، ہندوستانی نظام باز، مگر ایسا نہیں ہے۔ مہاملکا کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ یہ مہاراجا بلدیو سنگھ کے پاس کیسے آیا، مگر شاید تم نے آندھرا پردیش کے غار سے نکلنے والے اس دوسرے ہیرے کے متعلق سنا ہو جسے دنیا کوہ نور کے نام سے جانتی ہے، جو کبھی مغلوں کے پاس رہا تو کبھی رنجیت سنگھ کے پاس، اور جب کمپنی بہادر نے ہندوستان پہ قبضہ کیا تو یہ ہیرا ملکہ عالیہ کے تاج کی زینت بنا۔ اسی غار سے نکلنے والا دوسرا ہیرا مہاملکا مہاراجا بلدیو سنگھ کی ملکیت میں آیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، مجھے شیکھر میں وہ نظر آیا جس کی قیمت تمہیں بلند و بالا
चार दीवारी को हीरो जवाहरात से भरकर भी पूरी नहीं कर सकते। कदीम किताबों में लिखा है कि अगर कोई तनोमंद आदमी अपने चारों तरफ चार पत्थर फेंके और रियाजी की किसी तस्वीर की तरह इन चार कोनों को मिला दे और इस पत्ते को हीरे जवाहरात से भर दे, तब भी वो कोहिनूर की कीमत पूरी नहीं कर सकते। और आंध्र प्रदेश के गार से निकलने वाले पत्थरों पे वो कर्ज है जिसके पास कार्लस को मेरी मदद लेनी पड़ी। जानते हो, कोहिनूर बर्तानिया के शाही खानदान की औरतों को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि मुकद्दस किताबों में दर्ज है कोहिनूर को सिर्फ औरत पहन सकती है या भगवान। ये मर्द के लिए मुनासिब नहीं होता, ये इसे तबाह कर देता है। इसके ट्विन डायमंड माहिमलका ने महाराजा बलदेव को इतना तबाह किया कि वो जब दुश्मन की ललकार से घबरा कर भागा तो इस मनूस हीरे को कब्रिस्तान में दफन करके भागा। हीरे महज पत्थर होते हैं लेडी शेखर, वो अजनबियत से बोला। महाराजा पे बुरा वक्त इसकी हरकत और गद्दारों के बाइस आया था। मैं मुसलमान हूँ, हम पत्थरों की करामात को मानते हैं, ना पत्थर के बुतों की। मगर माहिमलका की दास्तान वो फर्जी कहानी है जो बेली के हर बच्चे को बचपन में ही सुना दी जाती है ताकि वो अपने गांव पे फख्र कर सके और बड़े होकर इसको इल्म होता है कि वो हीरा तो महज एक आम सा हीरा था जो जाने कहाँ खो गया, किसी को इल्म नहीं। ऐसा नहीं है बदर, वो मुज़महल लहजे में बोली। ये महाराजा का खौफ था जिसने इसे ऐसी कहानियां आम करने पर मजबूर किया था। मगर जब बेली की रियासत इसके कब्जे से निकल गई और वहां से हजारों मील दूर कसम पर्सी के आलम में एक कुटिया में मरा तो इसकी बीवी ने अपनी मौत से कबल अपने बेटे को खत लिखा जो बेली में गुलाम बना लिया गया था कि वो माह मलका को कब्रिस्तान से निकाल ले। इसके बेटों ने बाद में बगावत की और रियासत वापस हथिया ली, मगर वो खत इन तक ना पहुंच सका। कई साल बाद वो खत जान कॉलेस के हाथ लगा और वहां से कॉलेस ने एक मंसूबा बनाया, महामलका के हुसूल का एक ऐसा बेजोल मंसूबा जिसके जरिए हम दोनों दुनिया के सबसे अमीर कबीर लोग बन सकते थे। आंसू इसी तरह बेआवाज इसके गालों पे लुढ़क रहे थे। शेखर और मैंने इंग्लिस्तान में शादी नहीं की थी, हम इंग्लिस्तान में कभी नहीं मिले थे। हमारी मुलाकात दिल्ली में हुई थी। मैं बतौर एक फरंगी शहजादी इस दावत में गई थी जो कंपनी के एक अफसर ने अपने बंगले पे मुनक्कद कर रखी थी। और भला मुझे बतौर शहजादी मुतारिफ करवाने वाला वो फरंगी अफसर और कौन हो सकता था सिवाय कॉलेस के। इसे जब से इल्म हुआ था कि शेखर का ताल्लुक महाराजा बलदेव सिंह के खानदान से, इसने इसे शनासाई पैदा कर ली थी। शेखर से मेरा ताल्लुक भी इसी ने कराया था। शेखर बुरा आदमी नहीं था, वो बस कदरे अय्याश था, मगर मैंने इसे कभी जज नहीं किया। मुझे याद है उस रोज वो मुझसे बहुत देर तक बातें करता रहा था। मैं मेरिन कॉलेस उर्फ मायावती से इसके लिए महज मेरिन फर्नांडिस उर्फ माया फर्नांडिस बना दी गई थी। फर्नांडिस इस बरतानवी शहजादी का आखिरी नाम था जो कुछ अरसे कबल रुपोश हो गई थी, गालिबन किसी के साथ भाग गई थी। मैं वही शहजादी बनकर शेखर से मिली। मेरी अदाकारी और उस खोल के बायस जो मैंने खुद पे चढ़ा रखा था वो बहुत जल्द चारों शाने चित हो गया। हम दोनों ने कलकत्ता जाकर शादी की। इसने दुनिया वालों के सामने ये जाहिर किया कि हमारी शादी इंग्लिस्तान में हुई थी। कॉलेस बतौर हमारे फैमिली फ्रेंड शेखर के आसपास ही रहता। हमारा मंसूबा शेखर के जरिए मगर इसे आगाह किए बगैर महामलका हासिल करके वापस इंग्लिस्तान भाग जाना था। सो जब वो मुझे बेली लाया तो मैं हर रात उसे नींद का शरबत देकर वो सियाह चौका पहनकर कब्रिस्तान चली जाती थी और एक एक जगह को खुदती वो सियाह चौका मैं खुद को अंधेरे में गुम करने को पहनती थी। मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि बेली के तहम परस्त लोग मुझे भूत समझने लगे। सो जब भी कोई कब्रिस्तान के करीब से गुजरता तो मैं अजीब व गरीब आवाजें निकालती। नतीजतन लोगों ने कब्रिस्तान के नजदीक आना भी छोड़ दिया और इसकी खुदाई के लिए मुझे यही चीज दरकार थी। लोग डरने लगे, तरह तरह की बातें बनाने लगे, यहाँ तक कि शेखर के कानों में भी ये बात पड़ गई। ये इसकी मौत से चंद दिन पहले की बात है। वो उस रोज घर आया तो बहुत चुप चुप था। मैंने पूछा मगर इसने जवाब न दिया। मैं इस वक्त तो जान न सकी, मगर मुझे बाद में इल्म हुआ कि इसे किसी ने बता दिया था कि जो शहजादी इसकी बीवी है वो जॉन कॉलेस की बेटी है और लंदन के थिएटरों में काम करने वाली एक अदाकारा है। इसने मुझसे कुछ नहीं कहा। इसने कॉलेस को खत लिखा कि वो इससे मिले। जिस दिन मुलाकात तय हुई इसने मुझे एक सरकारी काम से अमृतसर भेज दिया। मैं चली गई, पीछे वो कॉलेस शाम में मिले। ये उसकी मौत से एक दिन पहले की बात है। रूपा ने उसे उस रोज कच्चे रास्ते पे देखा था। वो कच्चे रास्ते से होकर जंगल तक गया था। उसने कॉलेस को कहा कि वो मुझे तलाक दे रहा है और ये कि मैं इसे सब कुछ बता चुकी हूँ, माहिमलका के बारे में भी। कॉलेस पूछ बैठा और शेखर जैसे ज़हीन आदमी ने सारी कड़ियां मिला ली। यकीनन माहिमलका पुराने कब्रिस्तान में दफन था, तभी तो वो चोगा पोश इधर फिरता था। इसने घर जाके मेरा सामान तलाशा तो चोगा उसे मिल गया। अगली सुबह वो कॉलेस से कब्रिस्तान में मिला और उसे उसका सारा मंसूबा खोलकर बता दिया।
कॉर्डलेस चकरा कर रह गया। वो जैसे थक कर खामोश हो गई और कुर्सी की पूंछ से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। शेखर को लालच ने घेर लिया। इसने कॉर्डलेस से माहे मलका में अपना हिस्सा मांगा। दोनों का झगड़ा हुआ और शेखर जब भगता जगता वापस घर आया तो कॉर्डलेस ने बहुत महारत से उसे कत्ल कर दिया। दो चीजें हमारे मंसूबे का हिस्सा नहीं थी, एक शेखर का कत्ल और एक बदर गासान। वो आंखें बंद किया आहिस्ता आहिस्ता बोलती जा रही थी। रात ढल चुकी थी, आसमान तारों से चमकने लगा था। 2 रोज कबल ही कार्लस ने अपना तबादला मंसूबे के मुताबिक इस इलाके में कराया था। शेखर का कत्ल हुआ और मुझे इल्म तक ना हो सका। मैं जब तक वापस आई इसकी चिता जलाई जा चुकी थी। मुझे राजपूतों पे शक था, मगर इनके खिलाफ गांव में खबरें मैंने इस शक के बायस नहीं फैलाई थी। वो तो हमारे मंसूबे का हिस्सा था। मुझे अपने हवाले से ठाकरों को इतना बदनाम करना था कि वो मुझे रोक ही न सके। आखिर एक रोज तो मुझे माहे मलका लेकर वापस इंग्लिस्तान भाग जाना था ना। सो एक तरफ तो मैंने ठाकुरों को बदनाम किया, दूसरी तरफ खुद से हर मुमकिन शक हटाने के लिए खुद ही इस भूत का सुराग लगाने की ठानी। नौकरों के सामने, तुम्हारे सामने, हर किसी के सामने खुद को उस भूत की सबसे बड़ी दुश्मन साबित किया। मगर फिर मंगल सिंह का कत्ल हो गया। वो मुझे देख चुका था और मैं मुतमईन थी कि वो जल्दी मर जाएगा। मगर अगली सुबह रूपा ने यह बताकर मेरे होश उड़ा दिए कि वो भूत का जिक्र तुमसे कर चुका है। मेरे दिल में चोट था, सो मैंने रूपा पे जाहिर किया कि मुझे तुम पर शक है। वो यकीन कर बैठी। मुझे मालूम था अगर कोई और भूत का सुराग लगाने निकले तो ये खबर उसके कानों तक जरूर पहुंचेगी कि बदर गाजान ही वो भूत है। रूपा के पेट में बात कहाँ रहनी थी, लेकिन ये बेचैनी कि मंगल सिंह ने तुम्हें क्या बताया है मुझे तुम्हारे पास खींच लाई। तुम्हारा रवैया मबहम था, मैं अंदाजा न कर सकी कि तुम क्या जानते हो। मगर इस रोज मैंने तुम्हारा एतमाद लेने के लिए तुम्हें गोपाल वाला किस्सा बताया। इसके अपने कमरे में आने से मुझे यही डर था कि वो मेरा चौहाना देख ले। जो उस वक्त पलंग के पायती के साथ पड़ा था, तब मुझे शेखर बहुत याद आया था। वो मेरे लिए एक ऐसी ढाल था जिसकी ओट में मैं अपना काम बआसानी कर सकती थी। मैंने तुमसे काली चादर वाले शख्स के मुतालिक झूठ बोला था कि तुम मुझे कुछ तो बताओ, और जब तुमने शेखर का नाम लिया तो एक लम्हे को तुम्हें चकरा कर रह गई। मुझे लगा वो वाकई जिंदा है। मैं कुछ दिन तो मुतज़ब रही कि मामला क्या है, और खुशगुमान भी कि चलो वो जिंदा है। ठाकरों को भी खूब खूब जताया, मगर जब अकल से काम लिया और सोचा कि आखिर मंगल सिंह ने इसका नाम क्यों लिया होगा, तो ख्याल आया कि वो यकीनन शेखर की मेम साहब कहना चाह रहा होगा। तब मैं फिर से तज बज में पड़ गई। मुझे डर था कि अगर तुम जरा सा भी दिमाग इस्तेमाल करोगे तो जान जाओगे। सो मुझे तुम्हारी तवज्जो किसी और तरफ मबजूल कराने की इत्तेफाक से उसी रोज मुझे तुम्हारे और शेखर के एक तनाज़े का इल्म हुआ। पहले तो मैं हैरान हुई कि मुझे ये पहले क्यों पता न चला, और मुझे खिलने को एक और पत्ता मिल गया। मैं इस चीज़ को बुनियाद बनाकर तुम पे मुकदमा करने ही वाली थी कि मैंने जोगी शेखर का नाम सुना। मेरा काम और आसान हो गया। न सिर्फ मैं तुम्हें ये सोचने पे मजबूर कर सकती थी कि वो शेखर वही जोगी है, बल्कि तुम्हें कुछ अरसे के लिए कहीं और मसरूफ भी कर सकती थी। नादिर शाह को थाने में देख और पहचान कर मुझे अंदाजा हुआ कि बिल्ली के डाकुओं को कोई क्यों नहीं पकड़ता। तब मुझे पहली दफा शेखर की मौत का मुअम्मा हल होता नजर आया। मुझे शक गुजरा कि तुम ही लोगों ने उसे मारा है। सो मैंने पर्चा कटवा दिया। मगर जब मैंने खोजी को तुम्हारा खुर्रा दिखाया और उसने तस्दीक की कि ये वो खुर्रा नहीं जो शेखर के साथ कब्रिस्तान से मिला था, तो मुझे तुम बेकसूर लगी। मैं माहे मलका ढूंढने के साथ साथ शेखर के कातिल को भी ढूंढ रही थी और मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि मैंने पूरा कब्रिस्तान खोद डाला, मगर मुझे वो ना मिला। तब मुझे अपने 2.5 बरस की रियाजत रायगा जाती दिखाई दी। दूसरी जानिब तुम हाथ धोकर भूत के पीछे पड़े थे। मैंने एक और पत्ता खेला, तुम्हारे नाम कब्रिस्तान में रात ठहरने का रुका लिखकर रूपा को दे दिया। मुझे इल्म था वो गोपाल को दिखाएगी और गोपाल अपनी फितरत के बायस मेरा पीछा करता कब्रिस्तान तक आएगा और तुम्हें यकीन हो जाएगा कि भूत गोपाल ही। और ऐसा ही हुआ, मगर गोपाल की बुजदिली ने सारा मामला खराब कर डाला। दूसरी जानिब कॉर्डलेस मेरे और तुम्हारे ताल्लुक से बेजार था। वो समझता था कि मैं काम पे तवज्जो नहीं दे रही और तुम्हारे साथ इश्क बघार रही हूँ। हम अक्सर जंगल में मिलते थे। वो मुझे बार बार धमकी दी तक कि अगर बिली राजपूता की मलका यानी माहे मलका इसे ना मिली तो वो मुझे भी पुराने कब्रिस्तान में दफन कर देगा। और यकीन करो बदर, वो ऐसा ही करेगा। मैं अपने तई पूरी कोशिश कर रही थी, मगर इस रोज तो जैसे मेरा ताश के पत्तों का घर जमीन पे आ गिरा। जब खोजने में मुझे वो खुर्रा दिखाया जो शेखर के साथ मिला था, और जब मैंने उस खुर्रे के आगे चलते कॉर्डलेस को देखा, तो जमीन आसमान मेरी निगाहों के सामने घूमने लगे। क्या मेरे साथ भी कोई गेम हो रहा था? मैं ये सोचती रही। और इसी रात जब वो खबीज भुट्टा कब्रिस्तान आया तो मुझे यकीन आ गया कि वो मेरे साथ डबल क्रॉस कर रहा है। कब्रिस्तान का मामला मुझे संभालना था, मगर वो खुद भी चुपके चुपके महामलका ढूंढने आ जाता था। मैं जानती थी अगर इसे बेली की मलका मिली तो वो इसे लेकर खुद ही वापस भाग जाएगा मुझे छोड़कर, और अगर हीरा मुझे पहले मिला तो वो शायद मुझे मारकर उसे चला जाएगा। अगर उसे पहले हीरा मिल गया तो वो मुझे मारकर
اسے لے کر چلا جائے گا. اس شخص کا لالچ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. میں جانتی تھی. صرف اس کا کیوں مایا؟ وہ سرد مہری سے اسے دیکھ رہا تھا. تمہارا لالچ بھی تو اس میں شامل تھا. شیکھر کا قتل تم لوگوں نے اسی لیے تو کیا تھا. بدر اسے جیسے دھکا لگا تھا. ایسے مت کہو. میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ شیکھر قتل ہو. وہ تو بہت. اگر ایسا ہے تو تم کالج کے خلاف رپٹ کیوں نہیں کراتی؟ وہ تیزی سے بولا. میں نے اسے یہ دھمکی دی تھی جب اس نے جنگل میں مجھے یہ سب بتایا تھا. مگر تم جانتے ہو میں نے تمہارے لیے. مگر اس کی ہر دلیل ضائع جا رہی تھی. وہ کچھ بھی نہیں سننا چاہتا تھا. تم نے میرے لیے کچھ نہیں کیا مایا. وہ ایک دم زور سے چلایا. تم نے سب کچھ اپنے لیے کیا. میری ماں ٹھیک کہتی تھی. تم فرنگی ہوتے ہی چور، غاصب اور لٹیرے ہو. نہیں بدر. وہ اٹھ کر اس کے سامنے اور بے قراری سے اس کے بازو کو پکڑ کر اس کا رخ اپنے سامنے کیا. ایسے تو مجھے جج مت کرو. تم مجھے یوں کس طرح جج کر سکتے ہو؟ میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے. میں نے تو کچھ نہیں چھپایا. تم نے یہ سب تب بتایا جب میں خود ہی جان گیا تھا کہ تم وہ بھوت ہو. وہ زہر خند ہوا. مگر اس سے زیادہ تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. میں نے تمہیں ماہ ملکہ کے بارے میں خود بتایا ہے. نہ بھی بتاتی تو تم کیا کر لیتے؟ مجھے تو ماہ ملکہ لے کر فرار ہو جانا تھا. اور مجھے ماہ ملکہ مل بھی گیا. کل رات تمہارے کتے نے ہی مجھے وہ ڈھونڈ کر دیا. وہ قبرستان کے باہر دفن تھا. بلکہ دفن تو قبرستان کے احاطے میں ہی تھا. مگر یہ چار دیواری تو چند برس پہلے ادھر بنی ہے. ایسے کہ وہ مدفن نام پھاٹک کے قریب ہی باہر کی طرف تھا. شیرو اس جگہ کو کھودنا چاہ رہا تھا. میں نے اسے مارنا نہیں چاہتی تھی. مگر جب اس نے مجھ پر حملہ کیا تو مجھے اسے مارنا ہی پڑا. پھر وہ جگہ کھودی اور نام نکال کر. مجھے تمہاری کہانیاں نہیں سننی. وہ تلخ ہوا. میں صرف یہ جانتا ہوں کہ تم ایک چور ہو. فرنگی چور. تو کیا تم نہیں ہو؟ ہاں تم ڈاکو نہیں ہو. وہ دل ملا کر بولی. میں اگر رہزنی کی واردات کرتا ہوں تو وہ صرف اس مقدس کتاب میں لکھا ہے بدر خازان کہ بغاوت میں ڈاکے ڈالنا جائز ہوتا ہے. ہاں کدھر لکھا ہے؟ چوری تو بس چوری ہوتی ہے. میں چور ہوں تو تم کیا ہو؟ اگر میں نے تو تمہیں کبھی اس طرح جج نہیں کیا. تمہاری ہر دلیل بیکار ہے مایا. میں بس چاہتا ہوں کہ تم اپنا یہ ناپاک وجود لے کر یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ. وہ کہہ کر جانے لگا. وہ تیزی سے اس کے سامنے حائل ہوئی. نہیں بدر. میں نے اسے کونی سے پکڑ کر روکا. تم یوں مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے. میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں. بہت زیادہ. اور تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو ہے نا؟ میں ماہ ملکہ کارلس کو دے دوں گی. میں اسے نہیں رکھوں گی. کیا تب ہم دونوں دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ تم میرا اعتبار کھو چکی ہو. مجھے اب تم سے کوئی سروکار نہیں ہے. میرا راستہ چھوڑ دو. تم ایسے نہیں جا سکتے. تم مجھ سے محبت کرتے تھے. تم تو مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے. بدر نے دیکھا. وہ رو رہی تھی آنسوں سے ہچکیوں سے. مگر اس کا دل نہیں پگھلا. وہ اسے ہٹا کر جانے لگا. نہیں بدر. اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا. دیکھو میری بات سنو. میں مانتی ہوں میں نے لالچ میں یہ سب کیا. مگر میں یہ بھی اعتراف کرتی ہوں کہ یہ غلط تھا. میں اپنے عمل کو اگر جسٹیفائی نہیں کر رہی تو یہ بھی نہیں چاہتی کہ تم مجھے جج کرو. میں اب میرے لیے وہ ہیرا کوئی حیثیت نہیں. بدر پلیز دیکھو اس طرح مجھے مت چھوڑو. اٹک اٹک کر بول رہی تھی. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے. وہ اس طرح بھیگا چہرہ لیے اس کی منت کرتی. وہ فرنگی لڑکی سے کہیں سے بھی تو بیلی کی وہ ملکہ نہیں لگ رہی تھی جسے وہ جانتا تھا. لیکن وہ بیلی کی ملکہ تھی کب؟ وہ اسے جب بھی بیلی کی ملکہ کہتا تھا تو اس کے ذہن میں ہمیشہ ماہ ملکہ کی اس کہانی کا تصور آتا تھا جو گائے کے بڑے بوڑھے سنایا کرتے تھے. بیلی کی اصل ملکہ تو وہ پتھر تھا. تم نے میرے ساتھ فریب کیا ہے مایا. تم نے مجھے دھوکے میں رکھا ہے. کیا دھوکہ کیا میں نے؟ ماہ ملکہ تمہاری ملکیت تو نہیں تھا. تمہارے بزرگوں کی میراث تو نہ تھا. وہ شیکھر کی میراث تھا. اور شیکھر اپنی جائیداد میرے نام کر کے مرا ہے. گوپال بھی مر چکا ہے. مگر میں اس ہیرے کی قانونی وارث ہوں. تمہارے ساتھ تو کوئی دھوکہ نہیں ہوا. وہ جواب دیے بنا آگے بڑھ گیا. مائیں نے تڑپ کر اسے روکنا چاہا مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے پرے دھکیلتا کمرے سے باہر چلا گیا. بدر بدر. وہ اسے پکارتی دیوار سے لگی نیچے بیٹھتی چلی گئی. مگر وہ نہیں سن رہا تھا. وہ سننے کی حد سے باہر جا چکا تھا. اسے لگا اب وہ کچھ بھی نہیں سننا چاہے گا. اسی طرح زمین پہ بیٹھی روتی رہی. خیر تو ہے پتر.
चाची इसके पास आई, जो बरामदे में चारपाई पे नींद दराज था, सरगाव तकिए पे रखे वो बेतासुर निगाहों से छत को घूर रहा था। बदर, मैंने कहा खैर तो है। बकावल कह रहा था सुबह से 3 दफा मेम साहब तेरा पूछने आई है, पर तूने कहलवा दिया कि तू घर पे नहीं है। वो परेशान से चारपाई की पायती पे बैठ गई। मैं किसी मेम साहब को नहीं जानता, वो इसी तरह छत को घूर रहा था। पर हुआ क्या है, क्या होना है? तू उसको क्यों नहीं मिल रहा? वो झल्ला के उठ बैठा। जब मिलता था तब भी तुझे यही एतराज था, अब छोड़ दिया है तब भी तू परेशान है। मैं किधर जाऊं अम्मा? हाय नहीं मेरा पुत्र, चाची बौखला गई। माँ सदके वाली, तूने उसे छोड़ दिया, चंगा किया पुत्र, तुझे उसे छोड़ देना चाहिए था। अब तो जब कहेगा मैं तेरी शादी कर दूंगी, देर सवेर की कोई चिंता नहीं पुत्र, जब तेरी मर्जी होगी। फिर इसी जुम्मे को कर दे अम्मा। वो उठकर तेजी से बाहर निकल गया। चाची हक्का बक्का बैठी रह गई। पहले तो इसे यकीन ही ना आया कि वो क्या कह के गया। फिर जरा हवास वापस आए तो खुशी और फिक्रमंदी की मिलीजुली कैफियत में नौकरों को आवाजें देने लगी। रखी, जनते, अरे सुनते हो कोई? क्या हुआ चाची? जहरा भागती हुई बरामदे में आई। इसने आस्तीन ने ऊपर चढ़ा रखी थी और हाथों पे गीला आटा लगा था। जा जाकर संदल से हाथ मुंह धो और आराम कर, ये काम जनते को दे दे, अब तेरे ये काम करने के दिन नहीं है। खुशी और जोश चाची के चेहरे से फूट रहा था। पर हुआ क्या है चाची? वो कदरे परेशान सी हो गई। बदर शादी के लिए मान गया है, इस जुम्मे को कहता है कि ब्याह कर दो। चलो अच्छा है, मगर पिंडी से रिश्तेदारों को ना बुला पाएंगे, मगर खैर है, वलीमा बाद में दे देंगे। अब माना है तो हम भी इसकी माने। और मेम साहब, इसने खुद से मंसूबे बनाती चाची को कदरे हिरासा आवाज में चौंकाया। अरे वो छोड़ आया है उसे, कहता है मैं उसे नहीं जानता। अच्छा ही हुआ, तू जाकर आराम कर। जनते, अरे ओ जनते। वो जनते को बुलाती रसोई की तरफ बढ़ गई और जहरा उसी तरह आटे में लथड़े हाथ लिए मतजब सी बरामदे में तन्हा खड़ी रह गई। वो मुस्तरब सी दालान में इधर उधर टहल रही थी। बार बार बंद फाटक को देखती, फिर कलाई पे बंदी घड़ी को, सुनहरी बाल ढीले से जोड़े में बांध रखे थे और सफेद साड़ी का पल्लू घास को छू रहा था। इसी पल फाटक खुला। चड़चड़ाहट के आवाज पे वो फौरन रुक के इधर उधर देखने लगी। रूपवती साड़ी के पल्लू से सर ढके तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। माया की निगाहें बेअख्तियार इसके हाथों पर टिक गई, जिनमें वही रुक्का दबा था जो इसने देकर भेजा था। इसका दिल डूबने लगा। वो हवेली में नहीं है मीम साहब, मुलाजमी यही बताते हैं, पैगाम भी नहीं लेते। रूपा ने कदरे शर्मिंदगी और ताज्जुब से बंद रुक्का उसकी जाने बढ़ाया। इसने आहिस्ता से उसे थामा। मुलाजिम कह रहा था कि मलिक साहब ये पैगाम देकर गए हैं कि। वो हिचकिचा कर रुकी तो माया चौंकी। कैसा पैगाम? यही के। वो फिर मतजब सी रुकी। क्या? ये कि माया देवी से कहो, इसके लिए बेहतर ये है कि वो बेली राजपूता से चली जाए, इससे पहले कि इसे अंग्रेज सरकार को खत लिखना पड़े। अगर अंग्रेज सरकार मरकर आलिया के ताज को मजीद सजाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अच्छा। एक मगमूम मुस्कुराहट इसके लबों को छुड़ गई। वो जानती थी कि बदर की बात एक तरफ की धमकी थी कि अगर वो ना गई तो वो हीरो के मुतालिक सरकार को बता देगा और सरकार उसे गिरफ्तार करके हीरा मलका के ताज में सजा देगी। ये छोटा मलिक ऐसा क्यों कर रहा है? रूपा खुद को रोक न सकी। मायने शाने उचका दिए। इसे इंसानों की अच्छाइयों बुराइयों को तोलकर भारी पल्लड़े के मुताबिक फैसला करने की आदत है रूपा। और यूं इंसानों को जज करते वक्त वो ये भूल जाता है कि अभी वो 2 दिन बहुत दूर हैं जब इंसान जज किए जाएंगे। खैर जाने दो। वो सर झटक कर अफसरदा सी अंदर की जानिब बढ़ गई। छोटे मलिक की शादी हो रही है क्या? वो बेयकीन सी पलटी। जी मेम साहब। रूपा करीब आई। ज़हरा मायूं बैठ गई है। जुम्मे को निकाल पिछली रात मेहंदी। पूरी हवेली सजाई जा रही है। कुमकुमे, फर्शी, फानूस, छतगीर, कंदीले, बत्तियां, दिए और ऐसी ऐसी रंग बिरंगी कलियां शहर से मंगवाई हैं। छोटे मलिक ने खूब चरागा होगा। सिर्फ हवेली नहीं, पूरा इलाका सजा रहे हैं वो। रूपा कह रही थी और उसका रंग सफेद पड़ता जा रहा था। वो इसे ऐसी सज देगा, इसे कब अंदाजा था? दिलहोजी की वो ढलती शाम इसकी उंगलियों से जाने कब रेत की तरह फिसल गई थी, इसे खबर ही ना हुई थी। वो अपनी सिंगार में इसके सामने बैठी आईने में खुद को देख रही थी। पीला अंगरखा, नीचे पजामा और सर पे ये बड़ा सा गोटा किनारी से भरा पीला दुपट्टा सिया लंबे बालों का परांदा दाएं शाने पे पड़ा था। इसमें मोतिये के फूल अटकाए गए थे। कलाइयों में भर भर के कांच की जर चूड़ियां थी और माथे पे मोतियों के फूल का नन्हा सा टीका। एक आसूदा मुस्कान इसके लबों को छू गई। क्या कोई इतना भी खूबसूरत लग सकता था जितनी आज वो लग रही थी? 3 दिन से वो मायूं बैठी थी, किसी की नजर तक इस पे ना पड़ी थी। बदर ने भी ना देखा था। गो कि इसका दिल चाहा था कि वो एक नजर तो इसे देख ले, बस वो एक नजर डाले और फिर वो इसका महबूब होना देख सके। काश के ऐसा हो सकता। वो ये सोचकर गमगीन हो गई, मगर ये कोई बड़ा मसला थोड़ी था।
बस 2 दिन बाद वो इसका हो जाना था, हमेशा हमेशा के लिए। फिर कोई मेम साहब इन दोनों के दरमियान ना आनी थी। वैसे ये मेम साहब गई कहाँ? वो अभी तक इस बात पे हैरान थी, कहाँ वो इसके लिए दीवाना हुआ जा रहा था और कहाँ वो अब उससे मिलता तक न था। इसने सुना था वो रोज़ कितने ही चक्कर हवेली के लगाती, मगर बदर इससे ना मिलता। फिर जब से इन दोनों की शादी का शोर उठा, ढोलक बजने लगी, उस दिन के बाद मेम साहब हवेली नहीं आई। अच्छा ही हुआ, जो भी हुआ। वो खुश थी, मुतमईन थी, बेफिक्र थी। इसकी कुल कायनात बदर ही तो था, वो इसे मिल रहा था। इसे और क्या चाहिए था भला? वो मगज़ी चांदनी की मुनक्किश परात में पाँव डाले बैठी थी, ज्वर के गुलाब से भरी थी और सतह पे गुलाब की पत्तियां बिखरी थी। इतनी कि टखने से नीचे इसके पाँव पत्तियों से ढक गए थे। वो होले होले गुलाब के पानी में उंगली से लकीर खींचती तो जर्द चूड़ियां खनक उठती। इनकी खनक के दौरान ही इसे दरवाजे पे होने वाली दस्तक सुनाई दी। वो चौंक कर सीधी हुई। रात के इस पहर इसके दरवाजे पे कौन आ सकता था? चाची। मगर वो तो ईशा के बाद फौरन सो जाया करती थी, तो क्या बदर? इसका दिल एक बारगी जोर से धड़का। दुआएं ऐसे भी कबूल हो जाती हैं, इसे अंदाजा न था। वो आंचल सर पे दुरुस्त करती गीले पाँव पर हाथ से निकलकर भागती हुई गई और दरवाजा खोला। वहां कोई न था। जहरा नसर निकलकर हैरत से इधर उधर देखा। राहदारी सुनसान पड़ी थी। सामने बरामदा था, इसके आगे दालान, वो भी खाली पड़ा था। फिर दरवाजा किसने खटखटाया? वो चौखट पर खड़ी परेशानी के आलम में इधर उधर देख रही थी, जब इसे बरामदे में सतून के साथ टेक लगाए कोई खड़ा नजर आया। सियाह बड़ा सा लिबादा, जिसमें चेहरा तक वाजे न था। वो दौड़कर पीछे हटी। इसी पल उसने देखा, वो जो कोई भी था उसे इशारे से अपनी जानिब बुला रहा था। वो घबरा कर वापस अंदर होने लगी। चाची ने इसलिए तो हाजरा से कहा था कि इसके साथ रहे, वरना मायो बेटी दुल्हन को जिन भूत सताने लगते हैं। मगर हाजरा की माँ बीमार थी, तो वो शाम को ही चली गई थी। श्श, इधर आओ। सियाह बादे में से आवाज आई। साथ ही इसने चेहरे पर से सियाह टोपी ऊपर उठाकर सर के पीछे फेंक दी और वो जो खौफजदा सी होकर दरवाजे बंद करने लगी, साकित रह गई। मेम साहब आप? वो आहिस्ता आहिस्ता चलती इसके करीब आई। जहरा हैरान सी उसे देखने लगी। इसने लंबा सा सियाह चोखा पहन रखा था और सुनहरी बाल, कुछ चौके के अंदर और कुछ बाहर। चेहरा हर तरह के सिंगार से बेनियाज, इसे कदरे कमजोर और जर्दी माइल से लगा। वो तमकनत, वो सहर, सब गायब था। ये तो कोई आम सी लड़की थी। अच्छी लग रही हो। वो जहरा का चेहरा और पीला जोड़ा देखकर मखमूम मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम इतनी हसीन हो कि कोई तुम्हारे लिए कत्ल हो भी सकता है और कर भी सकता है। ऐसे ही कल नादिर शाह ने फांसी की सजा नहीं सुनी। इसे फांसी हो गई? अभी नहीं हुई, मगर जुर्म तो साबित हो ही चुका है। सजा भी जल्दी मिल जाएगी। इसने गहरी सांस ली। शादी कब है तुम्हारी? 2 रोज बाद जुम्मे को आप आओगी मेम साहब? वो सादगी से पूछ रही थी। उसे अब वो अपने लिए जरा बराबर भी खतरा नहीं लग रही थी। नहीं, मैं कल कलकत्ता जा रही हूँ, वहां से इंग्लिस्तान चली जाऊंगी। तुम सुनाओ, तुम खुश हो? जहरा को लगा उसकी आवाज आंसुओं से रंधी हुई है। जी। वो बदिक्कत मुस्कुराई। और बदर? वो खुश है? इसने यूं ही इस बात में सर हिला दिया। हालांकि वो तो 3 रोज गुजरे उससे मिली भी न थी। अच्छा। वो फीकी सी हंसी हंसती। बदर से अब कब मिलोगी? मालूम नहीं, वो झिझकी। हम्म। वो खामोश हो गई। आप इस तरह रात को क्यों आई हैं? जहरा दिल में मचलता सवाल जबान पे ले आई। दिन में तुम्हारे मुलाजिम कहाँ आने देते हैं जहरा बतूल? वो गमज़दा सा मुस्कुराई। जरा खामोशी से उसे देखती रही। तुम मेरा एक काम करोगी? जी बताइए। बदर को मेरा एक पैगाम दे दोगी? जहरा के दिल को कुछ हुआ अब जब वो इसका होने जा रहा था। अब भी वो, मगर वो इनकार न कर सकी। बताइए। तुम फिक्र न करो, मैं इसे तुमसे छीन नहीं रही। वो तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही रहेगा। बस इससे कहना माया इसकी शादी से अगली रात उधर उस जहाज पे अपने बाप से मिलेगी। इसने एक चिट उसकी तरफ बढ़ाई, जिसपे अंग्रेजी में 3 अल्फाज लिखे थे। अच्छा। जहरा ने नासमझी के आलम में चिट पकड़ी और उससे कहना, इंसानों को जज नहीं किया करते, इनसे मोहब्बत किया करते। अगर तुम लोगों को जज करने लग जाओगे तो इनसे मोहब्बत नहीं कर सकोगे। बस उसको कहना वो कभी तुम्हारे साथ वो न करे जो मेरे साथ किया है। वो जख्मी सा मुस्कुराई। जब किसी से मोहब्बत की जाती है तो दिल में एक कब्रिस्तान भी बनाया जाता है। इसमें अपने महबूब की तमाम खामियां दफन कर दी जाती हैं और फिर इनके कुतबे नहीं लगाए जाते। बस उसको यही कह देना। जहरा कुछ समझ पाई और कुछ नहीं, मगर उलझी उलझी सी सर हिला दिया। और कुछ? हाँ, एक आंसू इसकी आंख से टूट कर गिरा। ये उसे दे देना, इसकी शादी का तोहफा है। इसने एक सुर्ख मखमली पोटली जोहरा के हाथ पे रख दी, जिसका मुंह सुनहरी डोरी से बंधा था। दे दूंगी। और कुछ? मेम साहब नहीं जोहरा। इसकी आंखों से आंसू गिरे थे। मेरे पास देने को और कुछ नहीं है। इसने चौके की टोपी सर पर डाल दी और पलट को भागती हुई बाहर चली गई। जोहरा चचोपंज में मुब्तला कभी बरामदे के सुतून को देखती और कभी अपने हाथ में पकड़ी पोटली को। वो बहुत हल्की न थी, ना तो ज्यादा भारी भी न थी। जाने अंदर क्या हुआ? पैसा सिंगार में इसके खाने में से रख कर ताला लगा दिया। इसका दिल अजीब सा हो रहा था। सारी खुशी हवा हो गई थी। जाने की उसे मेम साहब बुरी नहीं लग रही। मैं कुछ करवा दूं मेम साहब? इसे कपड़े
संदूक में रखते हुए देखकर रूपा झट आगे बढ़ी। नहीं रूपा, मैंने अपने लिए सारा फैलावा खुद ही इकट्ठा किया था, इसे मुझे ही समेटना है। वो मखमूम सा मुस्कुराई। सामने पलंग पे जिसके पर्दे एक तरफ नफासत से बंधे थे, कपड़ों का एक ढेर पड़ा था। सामने पलंग पे पड़ा था एक ढेर कपड़ों का। माया सुस्त रवि से एक एक कपड़ा उठाकर तह करके संदूक में रख रही थी। ये साड़ी बहुत खूबसूरत है मेम साहब, आप पे बहुत सुंदर लगती है। वो सुर्ख साड़ी उठाकर तय करने लगी तो रूपा कह उठी। मैंने एक नजर हाथ में फिसलती रेशमी सुर्ख साड़ी को देखा और दूसरी नजर गर्दन मोड़कर दीवार पे टंगी अपनी और शेखर की शादी की तस्वीर पे डाली। काश शेखर न मरता, वो तो ऐसा हरगिज ना चाहती थी। इस तस्वीर को यहाँ से हटा देना रूपा, और सुनो ये साड़ी भी तुम रख लो। मैं? रूपा हैरान रह गई। दुआएं ऐसे भी कबूल होती हैं क्या? अभी तो वो सोच रही थी कि अजय से कह के अमृतसर से अपने लिए भी ऐसी ही रेशमी साड़ी मंगवाएगी, चाहे इसके लिए इसे कानों में पड़ी बालियां ही बेच डालनी पड़े। हाँ, तुम इसे पहनना और पहनकर मुझे याद करना। चलो कोई तो मुझे भी याद करे। इसने कपड़े रखकर संदूक का मुंह बंद किया। इसे ताला लगा दूं जी? रहने दो, मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है। रास्ते में बेली का जंगल है, वहां डाकू रोक लेते हैं माया देवी। और वो रूपा को देख कर रह गई। काश कि वो मुझे रोक लें रूपा। फिर उदासी से सर झटक कर दूसरे संदूक को भरने लगी। आप वापस क्यों जा रही हैं माया देवी? क्या क्या छोटा मलिक आपसे इसलिए खफा है? हिचकिचाते हुए पूछ बैठी। काश कि वो इसीलिए खफा होता। ये संदूक गाड़ी में रखवा दो, रामनाथ से कहो तैयार हो जाए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आईने के सामने खड़ी बाल बना रही थी। रूपा ने समझकर सर हिला दिया और बाहर चली गई। इसने सुनहरी आंखों में काजल डाला, बाल संवारे, गर्दन से चिपका नाजुक सा हीरो का हार दुरुस्त किया और आईने के सामने से हटकर इस बड़ी सी तस्वीर के सामने आई। शबीह हकीकी महाराजा बलदेव सिंह। बूढ़ा महाराजा हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा था। वो इसे देखकर मुस्कुराई। ऐ राजों के महाराजा, तुम्हें लगता था कि तुम्हारे ऊपर सारी मुसीबतें इस पत्थर के बायस आई, सो तुमने इसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया ताकि कभी कोई इसे कब्र समझकर ना खो दे। तुम जानते थे कोई कब्रिस्तान की हुर्मत पामाल नहीं करेगा। सो मनहूस मगर दुनिया का सबसे कीमती पत्थर हमेशा के लिए मिट्टी में दफन रहेगा। ना कोई इसे खोजेगा, ना वो किसी को जरड़ देगा। मगर ऐ राजों के महाराजा, पत्थर तो पत्थर होते हैं। वो जिसे तुम मर्द के लिए तबाही मगर औरत के लिए खुशबख्ती की अलामत समझते, वो जिस दिन मेरी दस्तरस में आया मुझे तबाह कर गया। काश तुमने वो पत्थर दफनाने के बजाय तबाह कर दिया होता, और काश मैं लालच न करती। वो सर झटक कर बाहर आई और सीढ़ियां उतरने लगी। नीचे रूपवती इसका सामान मुलाजमों से अपनी निगरानी में उठवा रही थी। वो ठाकुर रघुनाथ के कमरे की तरफ आई। दरवाजा नीम हुआ था। मायने आहिस्तगी से उसे धकेला। सामने पलंग पे वो नहीं कमजोर सा बूढ़ा ठाकुर लेटा था। वो धीरे धीरे चलती उनके पलंग के करीब आई। बड़े ठाकुर, उसने आहिस्ता से पुकारा तो उन्होंने आंखें खोली। कौन? गोपाल। वो उठने लगे तो इशारे से उसे उन्हें रोक दिया। मैं हूँ माया। माया? वो नडाल से वापस लेट गए। जैसे आज तुम आई हो, क्या कभी वो ऐसे नहीं आएगा? छोड़कर जाने वाले वापस नहीं आते बड़े ठाकुर। मैंने समझौता कर लिया है, आप भी कर लें। वो उदासी से बोली। इतना छोटा सा था जब वो कहता था मैं इसे घोड़ा लेकर दूं। घोड़े के लिए वो शेखर से लड़ता भी था। वो छत को तकते कह रहे थे मगर इसने शेखर को नहीं मारा। वो तुम्हें कैद करके भी नहीं रखना चाहता था। गांव वाले झूठी बातें कहते हैं, मैं जानती हूँ। इसने गहरी सांस ली। मैं आपको अलविदा कहने आई थी, मैं जा रही हूँ। काश तुम ना आती माया। जब तुम आई तो शेखर भी मर गया और फिर गोपाल भी, मेरा गोपाल भी। वो फूट फूट कर रोने लगे थे। वो उठ खड़ी हुई। वो सही कह रहे थे, शेखर भी इसकी वजह से मरा था। गोपाल की मौत भी इसी की वजह से हुई थी। वो इन्हें रोता छोड़कर तेजी से बाहर निकल आई। बग्घी इसके इंतजार में खड़ी थी। वो आहिस्ता से चलती करीब आई। रामनाथ ने सीढ़ी बग्घी के साथ लगाई। वो धीरे धीरे जीनों पे कदम रखती ऊपर चढ़ने लगी। इसकी सफेद चुट्टी के सुनहरे फुकराज शाम के मध्यम रोशनी में मान पड़ गए थे। इसने बग्घी का दरवाजा खोला, पर्दा हटाया, अंदर बैठी एक आखिरी निगाह हवेली पे डाली, रूपा को हाथ हिलाया और पर्दा गिरा दिया। रामनाथ ने दरवाजा बंद कर दिया और अपनी नशिस्त संभाल ली। रूपती बग्घी को दूर होते देखती रही। इसका हाथ फिजा में बुलंद रह गया था। बग्घी दरख्तों के बीच घिरी सड़क पे दौड़ती जा रही थी। वो बेली के जंगल के दरख्त ऊंचे, इतने घने कि रोशनी घास को छू ना पाती थी। अंधेरा ढलने लगा था जब बीच सड़क पे बग्घी का रास्ता चंद घुड़सवारों ने रोक लिया। रामनाथ ने सरस से लगाम खींची। घोड़े हिंदन आए और बग्घी रुक गई। नीचे उतरो। 3 घोड़ों से सवार उतरकर बहलवान रामनाथ के सामने आए। रामनाथ तसदर से एक नजर पीछे देखकर नीचे उतरा। सौत कौन है? बर्छीत अपनी बर्छी बुलंद किए गर्राया। मेम साहब हैं, शहर जा रहे हैं। इसे पिछला तजुर्बा याद था, सो फरफर कहने लगा।
बरजीत ने दस्ती बरदार को देखकर आंख से इशारा किया, फिर रामनाथ की तरफ मुतवज्जा हुआ। मेम साहब से बोलो अपना जेवर उतार के हमारे हवाले कर दी। इसी पल बग्गी का दरवाजा अंदर से खुला। उस मरमरी हाथ ने पर्दा हटाया और गहरे होते अंधेरे में इसका चेहरा मध्यम सा नजर आया। कौन है रामनाथ? राहजन है मलका, कहते हैं जेवर उतार दें। रामनाथ बेबस सा खड़ा था। माया के लबों पे मगमूम सी मुस्कुराहट भर गई। इसने दोनों हाथ गर्दन के पीछे ले जाकर अपने हार का हुक खोला और उसे गर्दन से अलग करके रामनाथ की तरफ बढ़ाया। वो तेजी से आगे बढ़ा और हार ले लिया। इसी पल वो सफेद घोड़ा गांव के रास्ते से भागता हुआ उन तक आया, जिसको माया की आदत पड़ गई थी। ठहरो, रुको। आने वाले ने चेहरा सिया ढाटे में छुपा रखा था और अंदाज में तलखी थी। इसने एक नजर बहलबान के हाथ में डाली जिसमें हार था और दूसरी खश्मी निगाह अपने साथी पे। ये अपने मालकिन को वापस कर दो। वो सामने देखकर सख्त लहजे में बोला तो माया की मुस्कुराहट गहरी हो गई। तुम मुझे क्या क्या वापस करोगे बदर खासान? तुम्हारे ऊपर मेरे बहुत से कर्ज हैं, बहुत सी अमानतें हैं। किस किस को लौटाओगे? मैं औरतों से सर नहीं खपा सकता। तुम जा सकते हो गाड़ी बांध। वो घोड़े का रुख मोड़कर खड़ा हो गया। घोड़े का रुख मोड़ के दूसरी तरफ खड़ा हो गया। रामनाथ ने तज्जुब से माया को देखा। वो इस्तज़ाइया मुस्कुराहट से इसकी कुछ को देख रही थी। तुम पे मेरे बहुत से कर्ज हैं बदर, काश कि तुम उनको चुका सको। आपको जाने दे रहे हैं, यही इनायत बहुत है हमारी। हम जानते हैं आप किधर जा रही हैं। सुना है डीसी बहादुर भी इस्तीफा देकर कब के निकल चुके हैं। अब आप भी इनके पीछे हो लीजिए। चलो। वो तंजिया कहता अपने साथी को इशारा करता घोड़ा भगा कर ले गया। वो तड़प कर होंठ काटती रह गई। चलो रामनाथ, हम भी चलें। इसने थक कर सर नशिस्त की पिठ से लगा दिया। रामनाथ अपनी बाहरी नशिस्त पे आ बैठा। सुनो रामनाथ जी मालकिन। वो मुअद्दब भी था और कदर अफसरदा भी। मेरी एक बात मानोगे? कहिए मालकिन। इसने घोड़ों की लगाम को झटका दिया। बग्गी सुस्त रवि से चल पड़ी। अगर मैं हिंदुस्तान में ही मर जाऊं तो मुझे बेली के इसी पुराने कब्रिस्तान में दफनाना, जहाँ एक भूत फिरा करता था। कुछ पता चला वो भूत कौन था? साया था वो मालकिन, हवाई चीज था, अभी तक कब्रिस्तान में है। हाँ, वो दुख से हंसी। वो शायद कब्रिस्तान में ही रह गया है। आप ऐसी बातें ना करें मालकिन। आप तो 2 दिन बाद हिंदुस्तान से जा रही हैं, फिर इधर मरने की बातें क्यों करो? 2 दिन में बहुत से घंटे होते हैं रामनाथ। कुछ इल्म नहीं होता कि इस घड़ी में क्या बीत जाए। क्या तुम मेरी बात मानोगे? मेरे बस में कुछ नहीं है मालकिन। वो मुसलमानों का कब्रिस्तान है और आप ईसाई हो। मुसलमान ऐसा नहीं करने देंगे। कितने जालिम हो तुम बेली वाले, किसी की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम भी नहीं करते। मगर जाने दो, तुम भी ठीक ही कहते हो। मुझे कब्रिस्तान के फाटक के बाहर दफना देना। इसकी आवाज़ इतनी आहिस्ता थी कि वो बामुश्किल ही सुन पा रहा था। बग्घी अब सरस से कच्ची पक्की सड़क पर दौड़ रही थी। वो बालकनी में मुंडेर पे हाथ रखे झुका खड़ा नीचे हवेली के दालान को देख रहा था। हवेली की दीवारें, मुंडेरे, छत और नीचे दरख्त रोशन कुमकुमों, बत्तियों और दियों से सजाए गए थे। अंधेरी रात में रोशनियां आसमान पे बिखरे तारों की मानंद लग रही थी। इसने एक लम्हे को अपने कमरे में हुजले और उसी में बैठी जोहरा के बारे में सोचा, जो जाने कब से इसका इंतजार कर रही थी। फिर इसी तरह नीचे मेहमानों की चहल पहल को देखने लगा। कुछ लोग अंदर जा और आ रहे थे, कुछ रिश्तेदार बच्चे भागते फिर रहे थे। ऐसे ही इसके जहन में यादें भागती फिर रही थी। दिलोजी की एक डूबती शाम, जब दरख्तों के बीच शाखें इधर उधर हटाती, पत्तों पे पांव रखती, उसे नहरी बालों वाली लड़की उसकी तरफ चली आ रही थी। ईसाई खानदानों का दस्तूर होता है कि जिसने जिस पे हाथ रखा वो इसे दे दिया जाता है। ये लड़ी मेरी 13वीं सालगिरह पे मुझे क्वीन मदर ने दी थी। तुम एक शहजादी को नौआबादी के इस बाग की कीमत गंवा रहे हो, गिनवा रहे हो। इस बाग की कीमत? झूठ। इसने दुख से सर झटका। सब झूठ, सब अदाकारी थी। वो हर पल हर वक्त अदाकारी करती रही और मैं इसके थिएटर का तमाशाई बनकर उसे सराहता रहा। वो तो अव्वल रोज से ही अदाकारा थी। मैं क्यों बेवकूफ बनता रहा? उसे उससे नफरत नहीं होती थी, उसे उस पर गुस्सा आता था। ये शायद ज्यादा गुस्सा उसे अपने बेवकूफ बनने पे था, ये शायद अपने इतने लाइल्म रहने पे। चोट इसकी अना पे पड़ी थी। जाने माया कितनी कसूरवार थी इस सब में। रात ढलने लगी थी, नीचे की गहमा गहमी मान पड़ने लगी और सब अपने अपने कमरों में दुबक कर सोने लगे। तो वो सुस्त रवि से चलता अपने कमरे के दरवाजे तक आया। होले से इसने दरवाजा धकेला, वो खुलता चला गया। बाहर राहदारी तारीख थी। वो अंधेरे में खड़ा था। दरवाजा खुला तो रोशन कमरे से रोशनी आने लगी, यहाँ तक कि पूरा दरवाजा खुल गया और वो रोशनी में नहा गया। इसका पलंग ताज़ा सुर्ख गुलाब की लड़ियों से सजाया गया था। पलंग के ऐन वस्त में
घूंघट चेहरे पे गिराए वो बैठी थी। सुर्ख घूंघट के किनारे पे सुनहरी तारें लगी थी और वो खासा नीचे तक गिरा था, इतना कि इसकी गर्दन बामुश्किल दिखाई देती थी। घुटनों के गिर्द इसने बाजुओं का हल्का बना रखा था। आस्तीनें कोहनी तक खत्म हो जाती थी और आगे कलाई तक सोने की चूड़ियां कंगन भरे थे। हाथों के पुष्प में मेहंदी के बेल बूटे बने थे। बदर की निगाह इसके सफेद पैरों पे झुक गई। वहां भी एड़ियों तक मेहंदी के नक्श दमक रहे थे। वो बहुत हसीन थी। यकीनन वो दोनों हंसी खुशी साथ निभा कर लेंगे। इसने दिल को तसल्ली दी। और मोहब्बत का क्या है, ये तो बाद में भी हो जाती है। वो धीरे धीरे चलता पलंग के करीब गया। हाथ से फूलों की लड़कियां एक तरफ की और इसके सामने बैठ गया। कैसी हो? इसने घूंघट उल्टा तो वो हसीन बनाव सिंगार से आरास्ता चेहरा सामने। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? वो कदरे झिझकते हुए बोली। मैं अच्छा हूँ ज़हरा। इसने इससे ज़्यादा खुद को तसल्ली दी थी। उम्मीद है तुम पिछली बातों को भुला दोगे और हम नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। इसका हनाई हाथ अपने गर्म हाथों में लेकर वो मेकानी के अंदाज में कह रहा था। और हाँ, याद आने पर इसने शेरवानी की जेब से एक डिब्बा निकाली। तुम्हारी रुनुमाई का तोहफा। और ज़ोहरा अपना हाथ इसके हाथ में देते चौंकी। तोहफा? इसके लबों से फिसला। मेम साहब ने कुछ दिया था आपके लिए। वो एकदम चुप हो गई। शादी की पहली रात और रुनवाई का तोहफा मिलने से भी कबल वो एकदम सारी झिझक और हया भुलाकर पुराने अंदाज में बोलने पे कदरे शर्मिंदा हुई। क्या दिया था? वो तेजी से बोला। मालूम नहीं। सुर्ख पोटली थी, नीचे कमरे में रखी है। ले आऊं? हाँ जाओ। वो बेचैन सा खड़ा हो गया। ज़हरा एक लम्हे को झिझकी, फिर पलंग से पाँव नीचे उतारे, जूती की तलाश में इधर उधर देखा, फिर ऐसे ही नंगे पाँव चलती कमरे से राहदारी में आई। पूरी हवेली खामोशी और नींद तारीकी में डूबी थी। वो दोनों तरफ से सुर्ख कामदार गरारा हाथों में पकड़े तेजी से नंगे पाँव सीढ़ियां उतरने लगी। बार बार जेवर की चंचन होती और चूड़ियां खनकती। वो नीचे उतरकर राहदारी में तकरीबन दौड़ती हुई एक हाथ से गरारा पकड़े, दूसरे से ढीला होता दुपट्टा संभाले अपने कमरे में आई। बिस्तर की तकिए के नीचे से चाबी निकाली और तेजी से सिंगार में इसका ताला खोलने लगी। चंद सानिये बाद वो बदर के रोशन कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो रही थी। ये दिया था इसने। सुर्ख पोटली उसकी तरफ बढ़ाई जिसका मुंह सुनहरी डोरी से बंधा था। बदर ने तेजी से पोटली थामी और सुनहरी डोरी की गिराह खोली। सुर्ख कपड़ा खुलकर हथेली पे फैल गया। इसके ऊपर एक बड़ा सा हीरा जगमगा रहा था। ये हीरा है। ज़हरा की आंखें हैरत से फैल गईं। वो यकटिक हीरे को देख रहा था और इतना चमकदार था वो इसे ऐसी निगाहों को खीरा कर देने वाली रोशनी फूटती थी कि आंखें चुंधिया जाती थीं। ये कब दिया था उसने? कुछ देर बाद बोला तो आवाज़ कपकपा रही थी। 3 रोज़ पहले चाची ने आपके सामने आने से मना किया था तो इसीलिए दे नहीं सकी। साथ ही एक कागज़ भी दिया था। वो कह रही थी कि इन्हें अपने बाप से इधर मिलना है, शायद कल रात या परसों रात किसी जहाज़ पे। इसने मुट्ठी में दबा कागज़ देना चाहा तो बदर ने झपट कर वो कागज़ पकड़ा और खोल कर पड़ा। उस पर एक जहाज़ का नाम और जगह का पता लिखा था। वो तेजी से लरसती उंगलियों से कागज़ तामे पढ़ रहा था। जहन में दूर एक आवाज़ गूंज रही थी। वो मुझे मार देगा बदर। अगर उसे हीरा न मिला तो वो मुझे मार डालेगा। इसने बेख्तियार मखमली सुर्ख कपड़े पर पड़े हीरे को देखा। माँ मलका, बेली राजपूतों की मलका। वो तो इसके पास थी, फिर माया कार्लस को क्या देगी? तुम मुझे क्या क्या वापस करोगे बदर खासान? इसने तेजी से पोटली की गिरा फिर से लगाई, उसे जेब में डाला और कागज उसी तरह मुट्ठी में दबाए बाहर की तरफ लपका। मैं जल्द आ जाऊंगा, फिक्र ना करना। बस एक फिक्र है, इसके लिए छोड़कर वो बाहर निकल गया और वो पलंग के पाए के साथ बैठती चली गई। वो महारानी फिर से दोनों के दरमियान आ गई थी। अगर इसे इल्म होता कि बदर इसका तोहफा देखकर यूं दीवानावार भागेगा तो वो इसे कभी भी वो तोहफा न देती। क्यों कर दिया उसने ऐसा? वो घुटनों पे सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे मालूम था अब इसे बहुत से दिन और रात इंतजार करना होगा और तब भी शायद हमेशा का सुकून उसे ना मिले। वो जो समझती थी कि शादी करके बदर इसका हो जाएगा और उसे बांध लेगी, इस पे आज इदराक हुआ था कि जोर जबरदस्ती से किसी को अपना कब बनाया जा सकता है। इसकी बुलंद होती हिचकियां रोशन कमरे में लगी फूलों की सेज से टकरा रही थी। इसको अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जाती जो पहली ट्रेन मिली थी वो इसमें सवार हो गया था। ठंडा यख लोहे का रॉड पकड़े वो ऐसे ही गुमसुम सा खड़ा रहा, हिला तक नहीं, ना ही बैठा। इसका जहन कहीं बहुत दूर खोया हुआ था। मेरे बहुत कर्ज हैं तुम पर, तुम किस किस को चुकाओगे? कौन सा स्टेशन आया, कौन सा गुजरा, इसने कौन सी ट्रेन बदली, किस बस में सवार हुआ, इसे कितने धक्के लगे, वो कितना बाका इसे इल्म न था। बस वो एक आवाज के दिलो दिमाग पे हथौड़े की तरह बरस रही थी। तुम्हारे पास मेरी बहुत सी अमानतें हैं बदर खजान, तुम किस किस को वापस करोगे? मुझे दरख्तों के बीच डलहौजी की इस पहाड़ी का मंजर फिर से रोशन हो गया। इसका पांव पकड़े अपने लबों से जहर चूसती वो लड़की जिसके सुनहरी बाल शानों पे बिखरे थे, इस पे इसके बहुत से कर्ज थे, इन्हें वो कैसे चुका पाएगा? इसे याद आया जब वो इसकी बालकनी से निकल रहा था और माया ने इसके सामने आकर उसे रोकना चाहा था तो कैसे इसने सख्ती से उसे परे धकेल दिया था। इसे याद आया
इस वक्त वो रो रही थी, उसका चेहरा आंसू से भीगा था और वो इसकी मिन्नत कर रही थी कि वो इसे छोड़कर ना जाए। वो इसे बताना चाह रही थी कि वो अदाकारा थी, मगर इसकी मोहब्बत नाटक नहीं थी, सच्ची और खरी थी। और वो बेली के जंगल में दरख्त के कटे तने पे बैठी, चेहरा हाथों में छुपाए बिलक बिलक कर रोती लड़की उसे उस वक्त क्यों भूल गई थी, जब वो इसे हटाकर इसके कमरे की बालकनी से निकला था। और वो सुगवार सी सफ़ेद साड़ी वाली औरत भी जो उजलत में थाने में दाखिल हुई थी, जिसका सुनहरी ढीला सा जूड़ा गर्दन पे पड़ा था, जिसने आकर इसे एक फरेबी दोस्त के चुंगल से निकाला था, वो सब कुछ भी क्यों इसे इसकी मोहब्बत की तस्दीक के लिए नाकाफी लगा था। मैरियन जॉन कार्लस उर्फ मायावती को अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए वो हीरा क्यों इसकी हथेली पे रखना पड़ा था, जिससे इसकी जिंदगी की डोर बंधी थी। सुबह तुलू हुई, दोपहर हुई, शाम उतरी और फिर रात भी ढल गई। इसका सफर बस खत्म होने को था। वो बार बार जेब थपथपाकर माहे मलिक की मौजूदगी का यकीन करता। वो जाते जाते भी उसको कुछ देकर गई थी। वो वाकईतन शहजादी थी, बेनियाज और सखी, मगर सिर्फ वो पत्थर नहीं, माया ने इसे अपने तमाम एहसान उतारने का एक मौका भी दिया था। बस एक दफ़ा इसे माया मिल जाए, वो हीरा इसे लौटाकर कार्लस को इसकी जान से खेलने नहीं देगा। बस एक बार वो इसे मिल जाए। वो बेचैनी से ढलते सूरज को देख रहा था। जिस वक्त ज़ोहरा अपने कमरे की खिड़की में बैठी मखमूम सी उसके लौटाने का इंतजार कर रही थी, बेली राजपूता से बहुत दूर वो समंदर के पानी को ऐसे ही देख रही थी। रात के उस पहर समंदर का पानी बिल्कुल सियाह था और पूरे चांद की चांदनी से पानी की सतह चमक उठती थी। लहरें पलट पलट कर इस अकेले खड़े टूटे फूटे बहरी जहाज से टकराती थीं, जिसके अर्शे पे रीलिंग पे हाथ रखे वो दूर पानी की आखिरी हद को देख रही थी। इसने स्याह साड़ी पहन रखी थी, जिसका स्याह पल्लू समंदर की हवा में फड़फड़ा रहा था। सुनहरी बाल पीछे कोड़ रहे थे। वो लबों पे मद्दाम मुस्कान लिए किसी का इंतजार कर रही थी। इसे मालूम था अब तक इसको माया का पैगाम मिल गया होगा और वह यकीनन आ रहा होगा। वो तोहफा वाहिद चीज थी जो इसे इसकी मोहब्बत का यकीन दिला सकती थी। माया, आवाज पे इसने मुड़कर देखा। कॉर्लस उसकी तरफ आ रहा था। वो खुद को इसका सामना करने के लिए तैयार करने लगी। तुम आ गई? इसका लहजा सर था। वो इसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया था। हाँ। माया ने गहरी सांस लेकर उसे देखा। डायमंड कहाँ है? कार्लस ने अपनी हथेली फैलाई। वो खामोशी से उसे देखती रही। माया, मुझे डायमंड दो। इसने करीब रखी एक सियाह मखमली पोटली इसकी हथेली पे रखी, जिसका मुंह सफेद चमकीली डोरी से बंधा था। कार्लस ने पोटली को मजबूती से थामा और डोरी खोली। अंदर वो बड़ा सा हीरा बड़ा जगमगा रहा था। कार्लस ने उसे उठाया, उंगली और अंगूठी के दरमियान रखकर ऊपर किया और गौर से देखा। इसे नानन में यही था। बगौर कार्लस के चेहरे के उतार चढ़ाव का जायजा ले रही थी। मुझसे धोखा मत करो, मैं कीमती पत्थरों को दूर से पहचान जाता हूँ, ये नकली है। माया का रंग फक हो गया। पापा, ये मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, मुझे हीरा चाहिए। माया, हीरा दी डायमंड। वो दबी दबी आवाज में घुराया। मुझे नान में यही मिला था, तुम दोबारा देखो, ये शायद। जस्ट स्टॉप इट। कार्लस ने सब्ज बरसाती की जेब से पिस्तौल निकाला और उसकी ठंडी नाल माया के बिछाने पर रख दी। अब बताओ, हीरा कहाँ है? इसने दूर बहरी जहाज और कश्तियों की कतार को देखकर एक नजर अपने हाथ में पकड़ी पोटली पर डाली। सुर्ख मखमली पोटली जो खासी वजनी थी, या वो इसके दिल पे बड़ा बोझ था। और कतार में खड़े आखिरी जहाज की तरफ भागा। वो आखिरी जहाज किसी हादसे का शिकार होकर आधा टूट चुका था और अरसे से इधर खड़ा था। इसका अरशा दिन में वीरान होता था और रात में अमूमन जवारी या नशई उधर महफिल जमाते थे। वो तेजी से दौड़ते हुए जहाज की तरफ बढ़ा था। वो नहीं जानता था कि वो वहाँ क्यों आया था। बस वो माया को कॉर्लस से बचाना चाहता था। वो इससे नफरत कहाँ कर सकता था? इस पुरस्कार सी महारानी को वो भुला भी ना सकता था। वो जहाजों के करीब ही था जब इसने गोली चलने की आवाज सुनी। एक के बाद दीगरे 3 गोलियां चली। वो पत्थर का होकर रह गया। इसका दिल बैठने लगा। वो आवाजें इस आखिरी तबाहशुदा जहाज से ही आ रही थी। नहीं, वो इसे बचा लेगा, वो इसे मरने नहीं देगा, वो इसे कॉर्लर से बचा लेगा। वो यही सोचता दीवानावार भागता गया। जहाज की सीढ़ियां खस्ता हाल और टूटी फूटी थी। वो तेजी से दो दो सीढ़ियां फलंगता भागता हुआ राह में आई रुकावटें उबूर करता। जिस वक्त अर्शे पे पहुंचा, उस वक्त तड़ 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 की आवाज के साथ बहुत से मोती इसके कदमों से टकराते इधर उधर बिखर गए। इसने झुक कर देखा। वो सफेद मोती खून में लथड़े सुर्ख पड़ गए थे और इधर उधर बिखरते सुर्ख लकीरें बनाते जा रहे थे। इसी पल किसी वजनी शय के पानी में गिरने की आवाज आई। वो बेख्तियार आगे बढ़ा। सामने खून का एक तालाब पड़ा था और खून के निशानात थे, जैसे किसी लाश को घसीट कर अभी अभी पानी में फेंका गया हो। लाश? माया? इसके जहन में खतरे की घंटी बजी। वो दौड़कर अर्शी की तरफ दूसरी तरफ आया और इसी पल उसे लगा किसी ने समंदर में छलांग लगाई है। सब बरसाती और बड़े से हेड की हल्की सी झलक वो देख सकता था। और इससे पहले कि वो आगे बढ़कर झुककर पानी को देख पाता, पानी में डुबकी लेने की आवाज आई और सुकून छा गया।
वो धीरे धीरे शिकस्त खुर्दा कदमों से चलता वापस खून के तालाब और मोतियों तक आया। मोती अभी तक इधर उधर भी कर रहे थे। वो थका मांदा इधर गिर गया, खून उसके हाथ और कपड़ों पे लग गया। फिर तक कर सर घुटनों पे रख दिया। कभी जो तुम इस लड़की को टूट कर बिखरते देखो तो जान लेना, इस लड़ी को टूट कर बिखरते देखो तो जान लेना कि या तो माया ने दिल हार दिया या जान हार दी। वो ठीक कहती थी। बेली राजपूता की मलका ने जान हार दी थी। इसने जेब से सुर्ख पोटली निकाली और खोले बगैर इसे पूरी कुछ से दूर पानी में फेंक दिया। पोटली ने गोता खाया, फिर समंदर के तारीक पानी में गुम हो गई। फसाद की वो जड़ हमेशा के लिए टूट चुकी थी। वो हमेशा इसे कुछ देकर जाती थी। अब की बार वो जाते जाते उसे जिंदगी भर का एक ना खत्म होने वाला गम दे गई थी। एक ऐसा पछतावा जिससे वो कभी जान ना छुड़ा पाएगा, कि वो सारी जिंदगी सोचता रहेगा कि काश वो उसे बचा पाता। बहरी जहाज घंटा भर से रुक चुका था। मुसाफिर अपना सामान उठाए अपने बच्चों को संभालते शोर के वजह से एक दूसरे से बुलंद आवाज में बातें करते समंदर की हदूद से बाहर आ रहे थे। बहुत से मुसाफिर के दरमियान एक मुसाफिर ने बहुत थके थके अंदाज में अपना बैग जमीन पर रखा था। इसने सब्ज बरसाती पहन रखी थी और सर पे बड़ा सा हैट था। वहीं समंदर के किनारे अपने बैग के साथ ही बैठकर इसने सर नीचे झुका लिया और थकावट से कनपटियों को उंगलियों से दबाया। हिंदुस्तान से इंग्लिस्तान तक का बहरी सफर खासा थका देने वाला था। लोगों की चहल पहल जारी थी। गहमा गहमी अपने रूज पे थी। इसने चंद लम्हे खामोशी से गर्दन इधर उधर घुमा कर देखा, फिर अपने सर पर रखा वो बड़ा सा बांस के तिनकों का बना हेड उतारा, इसे जोर से समंदर के पानी पे उछाल दिया और लंबे सुनहरी बाल बरसाती के अंदर से निकाल कर और इनमें हाथ फेरते हुए खुद को पुरसुकून करने लगी। दफातन इसकी उंगलियों को बाल खाली खाली लगे तो इसने बालों की इस लट को छुआ जो कभी मोतियों से बहुत वजनी होती थी। अब वो लट खाली थी। एक उदास मुस्कुराहट इसके लबों पर बिखर गई। उसे याद था इसने एक दफा बदर से कहा था, अगर जो कभी तुम इस लड़ी को टूट कर बिखरते देखो तो जान लेना कि या तो मैंने दिल हार दिया या जान हार दी, और अगर मुझे कभी कुछ ऐसा मिल गया जो खुशकिस्मती की हुआ को हमेशा मेरे सर पे साया किए रख सके तो मैं इसे खुद ही तोड़ दूंगी। और जब उस रात उसने अपने सौतेले बाप को अपने दिफा में मारा था, जो न सिर्फ इसकी माँ पर जुल्म का मुर्तकिब और उसकी महरूमियों का जिम्मेदार था बल्कि इस शिकार का कातिल भी था, तो इसकी लाश को इस बरसाती और हेड से हल्की करके समंदर में धकेलने के बाद इसने खुद ही वो लड़ी तोड़ दी थी। इसके पास खुशकिस्मती का हुमा को अपने सर पर बरकरार रखने के लिए कुछ और बहुत कीमती और ख़ास मौजूद था। माँ ने बरसाती के अंदरूनी जेब में हाथ डाला और वो टॉट की पोटली निकाली जिसे रबड़ लगाकर बांधा गया था। इसने रबड़ उतारा और पोटली खोली। अंदर वो बड़ा सा हीरा जगमगा रहा था, मगर इसकी जगमगाहट इसकी इन दो नकली रेप्लिकास की तरह शोख और बेहद तेज नहीं थी जो इसने बदर और कॉर्डलेस को दिए थे, जो बहुत पहले से इसने तैयार करके रखे थे। बल्कि माहे मलका की चमक बहुत ठंडी, बहुत बावकार थी। इसने मुस्कुराकर हीरे को देखा। इस हीरे के लिए इसने बहुत से खेल खेले थे, मगर जिसके साथ खेल नहीं खेला था जब इसने धुतकारा तो इस रात अपनी बालकनी में रोते हुए इसने अज़म किया था कि भले वो जिससे इसने वाक़तन मोहब्बत की थी इसे ना अपनाए, मगर वो इसे जिंदगी भर का वो दुख जरूर देकर जाएगी जिसने दिया था उसे। और उसे इल्म था कि इसने अर्शे पे बैठकर वो मोती जरूर चुने होंगे। ऐ बेली के नेजेबाज लड़के, इसने कर्ब से मुस्कुराकर हीरे को देखकर वापस एहतियात से जेब में रख लिया। इसे अपनी सारी कहानी सुनाई थी और वो सुर्ख पोटली उस तक भेजने से पहले भी बहुत दफा उसे बताया था, बार बार बताया था, मगर फिर भी वो समझ न सका और वो पत्थर देखते ही भूल गया कि मैं लंदन के थिएटर की सबसे कामयाब अदाकारा हूँ। वो आहिस्ता से उठी और अपना बैग उठाए एक तरफ को चल दी। उस दिन के बाद से किसी ने इसे लंदन के थिएटर में नहीं देखा।